सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डीसी यादव आप सभी लोगों का DCIS इंस्टीट्यूट पे स्वागत करता हूं। आज है 17 अक्टूबर 2022। हम पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर्स, जो हमारे आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे यूपीएससी, हिंदी राज्यों के स्टेट पीएससी, एसएससी बैंकिंग रेलवे जैसे वनडे एग्जामिनेशन, अग्निवीर सेना भर्ती योजना और कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला सवाल है दोस्तों, कि देश में कौन सा ऐसा पहला राज्य बना है जिसने हिंदी भाषा में MBBS की डिग्री प्रोवाइड की है। ए राजस्थान, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या डी बिहार। तो मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने MBBS यानी मेडिकल की डिग्री को हिंदी भाषा में प्रोवाइड कराया है। कल देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में देश के 9 राज्यों में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, जिसमें आपको ये 4 राज्य मिलेंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, ये हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, हरियाणा 3 राज्य हो गए, यानी 4 3 7। बाकी बचा आपका छत्तीसगढ़ और झारखंड, यानी ये 9 राज्य हैं जहां हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा किसी भी राज्य में, एक दिल्ली को छोड़ दिया जाए जो यूनियन टेरिटरी है, हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है। सभी राज्यों ने अपने क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी है। जैसे बात अगर केरल की करें तो केरल ने अपने मलयालम भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया है। वही कर्नाटक की बात की जाए, कर्नाटक में आपको पता है कन्नड़ भाषा बोली जाती है, जबकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करें यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। इसी तरीके से अगर आप तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ पे जो मद्रास है, मद्रासी भाषा बोली जाती है। तो तमिल, तेलुगु, मलयालम ये क्षेत्रीय भाषा दक्षिण भारत ने अपने राज्यों में बना के रखा है। इसके अलावा गुजरात की बात करोगे तो गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी जैसे भाषाओं की बात की गई है। तो हिंदी भाषा केवल 9 राज्यों में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज ये पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस, अगर आपसे कोई पूछे कि देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, देन यू हैव टू 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को सिंगापुर में 1975 में पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि अपने देश में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश अभी सुर्खियों में इसलिए भी था दोस्तों क्योंकि मध्य प्रदेश का जो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है, ये 6ठी बार स्वच्छ सर्वेक्षण में देश का सबसे स्वच्छ शहर रहा, जबकि मध्य प्रदेश पूरे देश का सबसे स्वच्छ राज्य बना। इससे पहले ये तमगा जो हासिल था ये छत्तीसगढ़ को था, क्योंकि छत्तीसगढ़ पिछले 3 सालों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ था, सबसे स्वच्छ राज्य बना हुआ था। लेकिन ये भी तमगा अब MP ने छीन लिया है। तो देश का सबसे स्वच्छ राज्य होने का जो गौरव हासिल है वो मध्य प्रदेश को है, और देश का सबसे स्वच्छ शहर जो इंदौर है वो भी मध्य प्रदेश में ही है। और MP में सुर्खियों में था कुनो नेशनल पार्क। जो कुनो नेशनल पार्क है ये नामीबिया से, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां से 8 चीता प्रोजेक्ट चीता के तहत लाए गए, जिनको कुनो नेशनल पार्क में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा, जिसमें 5 मादा चीता और 3 नर चीता थे। मादा चीता को नाम दिया गया है आशा। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा, पेंच मिलेगा, सतपुड़ा मिलेगा, संजय गांधी मिलेगा, और बांधो मिलेगा, फोसिल राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं एंड बहुत सारे नेशनल पार्क के साथ साथ वहाँ टाइगर रिजर्व मिलेंगे। और बाघों की बात की जाए तो बाघ काफ़ी अच्छी मात्रा में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और MP में आपको पता दोस्तों बीजेपी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की,
और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और अगर आपसे पूछे कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष कौन है, तो जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा जी। बीजेपी की स्थापना 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी, लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ मिलकर। दूसरा सवाल है दोस्तों कि देश का पहला एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को किस राज्य में हरी झंडी दी गई, यानी अब पहला एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी चलेगी। ये जो रेलगाड़ी चल रही प्रेजेंट टाइम में, उससे 180 टन हल्का होगा, यानी काफी हल्का होगा रेलगाड़ी, मालवाहक रेलगाड़ी जो है। और ये किस राज्य में चलाई जा रही है, पहली बार चलेगी, आपको बताना है। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उड़ीसा या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। तो हमारे जो रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने उड़ीसा से देश के पहले एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को हरी झंडी दी। आपको पता होगा देश के जो रेल मंत्री हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, ये उड़ीसा कैडर के ही पूर्व IAS अधिकारी थे और उड़ीसा के ये सचिव रह चुके हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा पद होता है किसी भी IAS अधिकारी के लिए। तो काफी गहरा नाता रहा अश्विनी वैष्णव जी का उड़ीसा से, इसलिए उड़ीसा में पहला एल्यूमिनियम रैक वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दी अश्विनी वैष्णव जी ने। 2 दिन पहले दोस्तों मैंने पढ़ाया था कि उड़ीसा में जो कलिंगा स्टेडियम है, कलिंगा स्टेडियम से अंडर 17 जो फीफा महिला वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में हो रहा है, इसका भव्य उद्घाटन किया गया कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा से। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंडर 17 महिला जो फीफा वर्ल्ड कप आयोजन कर रहा है, भारत मेजबानी कर रहा है जिसकी, वो कहाँ से शुरुआत हुआ, तो कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा से हुआ। बाकी आपको पता होगा उड़ीसा पुराने राज्यों में से एक है। 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो नवीन पटनायक हैं। आपको पता होगा बीजू जनता दल यानी BJD पार्टी से बिलोंग करते हैं और नवीन पटनायक जी 5वीं बार कंटिन्यू उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उनकी। और देश में एक स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी का नाम आता है। और देश में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा। जब लास्ट ओलंपिक में हमारी महिलाओं ने हॉकी में मेडल जीता तो नवीन पटनायक जी का नाम सुर्खियों में था, क्योंकि हॉकी को बढ़ावा देने में नवीन पटनायक जी का अहम योगदान रहा है। उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो गणेशी लाल हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, देन यू हैव टू से दैट गणेशी लाल। मुख्यमंत्री मैंने आपको पहले बताया कि नवीन पटनायक जी हैं। और उड़ीसा में जो विधानसभा की सीटें है वो 147 है, 147 सीट विधानसभा की है। लोकसभा में 10 सीटें हैं और राज्यसभा में उड़ीसा से 4 लोग चुन के जाते हैं। उड़ीसा का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है भारतीय रोलर। अच्छा, ये पक्षी काफी सुर्खियों में रहता है, भारतीय रोलर। और राजकीय पशु की बात की जाए तो सांभर। आपको पता होगा कि सांभर काफी भारी मात्रा में पाया जाता है। और इनका जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी। और मैंने आपको पहले बताया कि हॉकी में नवीन पटनायक जी का काफी योगदान रहा है। उड़ीसा में दोस्तों आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान मिलेंगे, 2 नेशनल पार्क हैं। अगर आपसे कोई पूछे, एक तो भीतरकनिका नेशनल पार्क है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको उड़ीसा में मिलेगा। और दूसरा जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। अच्छा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के साथ और क्या क्या है आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो 2 राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। 3 रामसर साइट मिलेगा। हमने 1000 बार आपको बताया कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। और भारत 1 फरवरी 1981 को इसमें शामिल हुआ। और उड़ीसा में 3 आपको मिलेंगे रामसर साइट। इन तीनों के नाम है दोस्तों ये। एक तो आपको मिलेगा तारापुर झील। तारापुर झील अगर आपसे कोई पूछे ये रामसर साइट है किस राज्य में है, देन यू हैव टू से उड़ीसा। हीराकुंड बांध का आपने नाम सुना होगा, महानदी पे बना हुआ देश का एक भव्य बांध, तो ये भी रामसर साइट है उड़ीसा का। और इसके अलावा अंशुपा झील।
अब हो सकता है हीराकुंड आपसे ना पूछे, लेकिन आपसे पूछ ले अंशुपा झील किस राज्य में स्थित है। क्योंकि रामसर साइट है तो आपसे पूछे जाने के ज़्यादा चांस है, तो आपको बताना है उड़ीसा में। अच्छा, अगर आपसे पूछे टोटल रामसर साइट भारत में कितने हैं, तो 75। और दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें, यूनेस्को की विश्व विरासत जो स्थल है, इसमें कोणार्क, उड़ीसा का सूर्य मंदिर, मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, ये विश्व विरासत स्थल है यूनेस्को का। यूनेस्को की स्थापना हुआ था 15 नवंबर 1946 में। इसका हेडक्वार्टर आपको पेरिस में मिलेगा, पेरिस फ्रांस की राजधानी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि देश में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है दोस्तों, तो 40 है। 40 देश में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें 7 आपको मिलेंगे नेचुरल, 1 आपको कल्चर वो मिलेगा मिश्रित जो कंचनजंगा है। जो अंतिम 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए गए, एक तो रामप्पा मंदिर घोषित किया गया तेलंगाना में, और एक धौलावीरी गुजरात में। धौलावीरी को आपको पता है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक बहुत प्रमुख स्थल है। चलते चलते दोस्तों बात कर लेते हैं बीजू जनता दल की। बीजू जनता दल यानी बीजेडी, इसकी स्थापना 26 दिसंबर को 1997 में नवीन पटनायक जी के पिताजी जो थे विजयानंद पटनायक जी ने की थी। और ये 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ऑलरेडी। और जबकि इनके सुपुत्र नवीन पटनायक जी 2000 से लेके आज तक कंटिन्यू उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। अपना अगला सवाल है दोस्तों कि सत्यमोहन जोशी का 16 अक्टूबर को यानी कल निधन हो गया। वो किस देश के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। अब सवाल ये बन सकता है कि सत्यमोहन जोशी का संबंध किससे था, तो साहित्यकार थे ये, यानी साहित्य से था। ये नेपाल से थे या भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेपाल के सत्यमोहन जोशी जी, जिनका संबंध साहित्यकार से था, साहित्य से था, एक बहुत बड़े साहित्यकार थे। और ये सबसे ज्यादा वर्ष तक जीने वाले नेपाल के पुरुष थे। सत्यमोहन जोशी जी को एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें शताब्दी पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि शताब्दी पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो सत्यमोहन जोशी जी को। उनका संबंध किससे था, साहित्य से था। वो किस देश से थे, तो नेपाल से थे। दैट्स क्लियर। अब दोस्तों बात नेपाल की आई है, तो आपको नेपाल के बारे में थोड़ी बहुत संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए कि नेपाल की राजधानी तो काठमांडू है, सारे लोग जानते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए नेपाल की जो राजधानी काठमांडू है, यहाँ एक बहुत बड़ी संगठन का मुख्यालय है, आपको बताना है। सार्क का नाम सुना होगा आपने, दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन, जिसे दक्षेत के नाम से भी जानते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा काठमांडू में मिलेगा। नेपाल के जो प्रधानमंत्री आपको पता है शेर बहादुर देवुआ हैं। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं वो विद्या देवी भंडारी जी हैं। और हाल ही में भारत नेपाल का संबंध इसलिए भी सुर्खियों में था क्योंकि पंचेसर बांध, एक बांध है पंचेसर बांध, जो भारत और नेपाल के साझा संयोग से चलाया जा रहा है। कमेंट करके बताइए ये बांध किस नदी पे है। लास्ट में मैं आपको कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और पंचेसर बांध के अलावा सर दोस्तों 2 बांध और है। एक तो महाकाली परियोजना। महाकाली परियोजना ये भी भारत सरकार और नेपाल सरकार की साझा परियोजना है। तो पंचेसर बांध जो भारत सरकार और नेपाल सरकार की परियोजना है, और महाकाली परियोजना भी भारत सरकार और नेपाल की। आपसे सवाल पूछ सकता है कि पंचेसर बांध जो परियोजना चलाई जा रही है, ये किस भारत और किस सरकार के बीच में, नेपाल भूटान, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत पाकिस्तान, समथिंग XYZ। तो ऐसे सवाल में आप फंस सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा पंचेसर बांध नेपाल भारत के साथ और महाकाली। हाल ही में एक एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था दोस्तों कि जो भारत नेपाल है इसके बीच में कौन सी नदी बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है, तो उसका आंसर है नारायणी नदी। नारायणी नदी। तो नारायणी नदी जो है ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ये सवाल हाल ही में किसी देश के शायद पीसीएस एग्जाम में पूछा गया था, मैं सॉल्व कर रहा था आई थिंक। अगला सवाल है दोस्तों कि वर्ल्ड स्पाइन डे कब मनाया जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं स्पाइन क्या होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है हमारी, इन्हें स्पाइन नाम से जाना जाता है। और रीढ़ की हड्डियों
की बीमारी आजकल दुनिया में बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे लोगों का मैक्सिमम काम करना चेयर पे और फिजिकल एक्सरसाइज में कमी होने के कारण ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और ये बीमारी के लिए एक स्पेशल डे बनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, या 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पाइन डे। 15 अक्टूबर को मनाया गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे, क्योंकि 1931 में आज ही के दिन यानी 15 अक्टूबर को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्म हुआ था इनका। भारत सरकार ने 1997 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। दोस्तों 16 अक्टूबर को एक दिवस और मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस। मैंने कल अपने 16 अक्टूबर के इतिहास में पढ़ाया था कि विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 1945 में आज ही के दिन जो इटली का रोम शहर है वहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई थी भूखमरी की, उसे निपटने के लिए FAO का गठन किया गया था। इसलिए हर साल 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। हालांकि मैं किसी स्पेशल डे पे ज़्यादा फोकस करता नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, और पूछे जाते हैं तो लगभग लोगों को पता होते हैं। बस मेरा मकसद ये है कि डिस्क्राइब करना कि 16 अक्टूबर को अगर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है तो क्यों मनाया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ तो डिस्क्राइब करना, और मेरे पढ़ाने का एक मोटिव है कि भले ही MCQ टाइप के क्वेश्चन में लाता हूँ, बट ये आपको सीधा UPSC लेवल, स्टेट PSC लेवल के क्वेश्चन को हम डिस्क्राइब करते हैं। आपके सामने MCQ क्वेश्चन इजी रखता हूँ ताकि लोगों को बोरियत कम फील हो। नहीं लोग अगर वादा पे मैं इसको ऐसे करता कि ऑप्शन A, B, AC करता तो लोग बोर हो जाते, क्योंकि हमारे साथ ऐसे लोग अभी नए नए जुड़े हैं जिन्हें उतना डीप पढ़ने की आदत नहीं है, इतना टफ पढ़ने की आदत नहीं, इसलिए मैं क्वेश्चन को काफ़ी इजी रखता हूँ। हालांकि धीरे धीरे मैं अपने क्वेश्चन के क्वालिटी को टफ करता जाऊंगा, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, लोगों का अध्ययन बढ़ता जाएगा। तो अगला सवाल हमारा दोस्तों कि सुर्खियों में रहा XBB, जैसे ये UPSC टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, एक दो क्वेश्चन मैं डाल देता हूं उसमें बीच बीच में। तो XBB क्या है? नीलगिरी में खोजा गया एक पौधा है, आपको पता है पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ी जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। उत्तर कोरिया का बैलिस्टिक मिसाइल है, क्योंकि उत्तर कोरिया आजकल एक के बाद एक कंटिन्यू बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर रहा है। ईरान का ड्रोन है जिसका यूक्रेन में प्रयोग कर रहा है रशिया आजकल, या कोरोना का नया वेरिएंट है। अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कोरोना का नया वेरिएंट है XBB। और ये सुर्खियों में क्यों है? तो इसका कारण ये है कि ये वेरिएंट जो है ये चीन के अंदर भयंकर तबाही मचा के रखा है। इसी वेरिएंट की वजह से चीन को अपने देश के अंदर लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है। यानी चीन में लगभग वहाँ के 10 बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। और इसका सबसे बड़ा चर्चा में कारण यह है कि 13 अक्टूबर को ये वेरिएंट भारत के महाराष्ट्र में पाया गया। और मीडिया रिपोर्ट की बात माने तो भारत के 5 राज्यों में XBB जो कोरोना का नया वेरिएंट है ये फैल चुका है। दुनिया ने पता है दोस्तों कि कोविड-19 से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज की। भारत में 2 कंपनियां, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट, नाम सुना होगा आपने, सीरम इंस्टीट्यूट, इसने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाया, जबकि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन नामक टीके को दुनिया के सामने रखा। तो भारत में 2 कंपनियां, एक सीरम इंस्टीट्यूट जिसने कोविशील्ड बनाया, एक भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन बनाया। और इसके अलावा दोस्तों अभी KBC में एक सवाल पूछा गया था कि पशुओं के लिए बनाया गया पहला कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है। और ये सवाल जो पूछा गया था ये 1 करोड़ रुपए का था। 1 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया सवाल था, यानी काफी टफ सवालों में गिना जाता है। टोटल 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं KBC में। 1 करोड़ रुपए के लिए पूछा गया क्वेश्चन था कि पशुओं के लिए पहला कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम था। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, चाहे गूगल से सर्च करना पड़े आपको। तो दोस्तों सीरम इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करूं तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। आदार पूनावाला जो थे इसके CEO हैं, काफी सुर्खियों में थे। और आदार पूनावाला को एक
बड़े सम्मान प्राइज से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपको बताना कि आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के हेड हैं, इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जबकि भारत बायोटेक की बात करें तो इसके हेड हैं कृष्णा एला। कृष्णा एला ये संस्थापक भी हैं और आजकल ये सीईओ एमडी दोनों हैं, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों हैं भारत बायोटेक के। देश में जो पहली कोविड-19 की वैक्सीन जिसको मंजूरी मिली थी भारत सरकार के द्वारा, वो स्पुतनिक थी। स्पुतनिक, अगर आपसे पूछा जाए कि देश की पहली जिसको मंजूरी दी गई थी यूज करने के लिए, वो कौन सी थी, तो ना तो कोविशील्ड थी, ना तो कोवैक्सीन थी, वो स्पुतनिक थी, रशिया की। अपना छठा सवाल है दोस्तों कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस आईआईटी में सुपर कंप्यूटर परम कारूप का उद्घाटन किया। अब यूपीएससी में आपसे ऐसे सवाल पूछा जाएगा कि सुर्खियों में रहा परम कारूप क्या है। व्हाट इज द परम कारूप? ए आपसे पूछा जा सकता है, ए एक कंप्यूटर है, बी एक मिसाइल है, सी XYZ, ऐसे पूछा जा सकता है। बट वनडे एग्जामिनेशन में अभी क्या है, छोटे एग्जामिनेशन में सवाल इस तरह पूछे जाते हैं कि किसने किया। तो एक तो द्रौपदी मुर्मू जी ने किया, दूसरा कहाँ किया, ये सवाल आपको बताना है। IIT कानपुर में, IIT दिल्ली में, IIT गुवाहाटी में या IIT बॉम्बे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी, जो असम में स्थित है, आपको पता है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि पूर्वोत्तर राज्यों में 7 राज्य आते हैं। 7 राज्यों में एकमात्र जो IIT है वो IIT गुवाहाटी है। इसके अलावा किसी भी राज्य में कोई IIT नहीं है। तो अभी कहीं ना कहीं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो दक्षिण राज्यों की अपेक्षा काफी पिछड़े हुए हैं। हालांकि भारत सरकार ने काफी अच्छा काम किया इसके लिए। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि असम एक ऐसा राज्य है पूर्वोत्तर का जो सभी अन्य राज्यों को स्पर्श करता है। क्योंकि ये सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस में आई थिंक आया था कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है पूर्वोत्तर का जो सभी अन्य राज्यों को टच करता है। तो असम, आपको पता है, असम अरुणाचल प्रदेश को भी टच करता है, असम नागालैंड को भी टच करता है, मणिपुर को भी टच करता है, मिजोरम को भी करता है और त्रिपुरा को भी करता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अगर बात करें तो आपको पता है असम के नीचे यहाँ पे मेघालय मिलेगा। मेघालय यानी असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और इन सारे राज्यों को टच करने वाला एकमात्र देश है, राज्य है। तो असम एक ऐसा राज्य है जो पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को टच करता है। गलती के लिए माफी चाहते हैं दोस्तों, देश नहीं राज्य है अपने देश का। और असम जो है ये बांग्लादेश को स्पर्श करता है। असम में 2 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों काफी पूछे जाते हैं आप तो, एक तो मानस राष्ट्रीय उद्यान है और एक काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था 1983 में यूनेस्को के द्वारा, इसलिए भी ये काफी फेमस है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग गैंडे वाले के लिए फेमस है, इसलिए भी काफी बार सवालों में आता है। यूपीएससी में पूछा गया था मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अच्छा दोस्तों, असम में जो कामाख्या मंदिर है, उस कामाख्या मंदिर में एक प्रसिद्ध त्योहार मनाया जाता है, एक मेला लगता है। उसको आपको कमेंट करके बताना है कौन सा मेला लगता है। अगला सवाल है दोस्तों कि ब्रिटेन में हंट को कौन सा मंत्री बनाया गया है। यहाँ पे क्या था, जो पहले मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि, और अब नए लोगों को मंत्री बनाया गया है। तो कौन सा मंत्री हंट भाई बने हैं? ये रक्षा मंत्री बने हैं, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। भैया वित्त मंत्री बने हैं हंट। इससे पहले जो थे वो कौशिक क्वार्टेग थे, क्वार्टैग, ये थे वित्त मंत्री, आपको पता है। इनसे पहले जो वित्त मंत्री हुआ करते थे वो ऋषि सुनक हुआ करते थे, लेकिन बाद में बोरिस जॉनसन जी के, जब वो देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, उसके बाद एक उठापटक हुई ब्रिटेन की राजनीति में। ऋषि सुनक और ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार माना। हालांकि बाद में वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके और जिन्हें वित्त मंत्री बनाया गया था अब उनको हटा दिया गया है, हंट को बनाया गया है। और ब्रिटेन इसलिए भी सुर्खियों में था क्योंकि महारानी विक्टोरिया सेकेंड का हाल ही में डेथ हो गया और उनके बाद जो ब्रिटेन के शासक बने हैं चार्ल्स III। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रमंडल के वो देश
जिनके यहाँ राष्ट्रपति का पद नहीं है, उन सभी देशों में चार्ल्स जो थर्ड हैं वो शासक बन जाते हैं। कभी फुर्सत में डिटेल में चर्चा करेंगे, हालांकि एक बार मैंने इस पर डिटेल चर्चा की थी, हमारे यूट्यूब पे आपको जाएंगे, पूरा आपको सेशन मिलेगा कि राष्ट्रमंडल देशों का क्या इतिहास रहा है और क्यों महारानी विक्टोरिया का जब निधन हुआ तो लगभग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनी जैसे, न्यूजीलैंड जैसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष का पद खाली हो गया था, इस पे मैंने चर्चा की थी। फिलहाल बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पे। 8वां सवाल है हमारा कि किस राज्य की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के लिए मंजूरी दे दी है? ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी केरल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। वैसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी, लेकिन ये अपनी स्थापना पुराने को मानते हैं 24 जनवरी 1950 को जो हुई थी, और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस मनाता है। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों लखनऊ है, और लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ नवाबों का शहर है। लखनऊ की स्थापना 1775 में लखनऊ के नवाब आसिफउद्दौला ने की थी। तो थोड़ा डिटेल चर्चा करते हैं। जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर। इसकी स्थापना 1775 में 1775 में आसिफउद्दौला जो लखनऊ के नवाब थे उन्होंने की थी। लखनऊ 1920 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज थी। वही प्रयागराज में अभी भी आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, जबकि उसका जो खंडपीठ है वो आपको लखनऊ में मिल जाएगा। लखनऊ में इमाम बाड़ा आपको मिलेगा, उसको भी आसिफउद्दौला जी ने बनवाया था। अब एक सवाल और पूछा जाता है कि लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो वाजिद अली शाह थे। और एक सवाल आपसे भी पूछा जाता है कि लखनऊ में जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था, बाद में नेपाल में चली गई थी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में देश का सबसे अग्रणी राज्य है। अब जनसंख्या अगर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है तो विधानसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी, 403। इस 403 में से 401 सीटें विधानसभा में हैं। 2 सीटें जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहती है। मैं आपको बता दूं लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें 31 भी आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। और जो देश की पहली महिला राज्यपाल थी वो भी उत्तर प्रदेश से थी। देश की प्रथम महिला जो मुख्यमंत्री थी वो भी उत्तर प्रदेश से थी। बात करें अगर सरोजिनी नायडू जी की, सरोजिनी नायडू देश की प्रथम महिला राज्यपाल, ये पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी और पूरे देश में किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी। सुचेता कृपलानी जी की बात करूं तो ये देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ये किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी और देश की भी किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी सुचेता कृपलानी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश से अगर पूछे कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी थे। इनके नाम पे आपको नेशनल पार्क मिलेगा उत्तराखंड में, क्योंकि जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अलग हुआ, क्योंकि ये बिलोंग करते थे उत्तराखंड से, तो पूरा का पूरा श्रेय उत्तराखंड को चला गया पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का। इनके नाम पे वहां पे आपको एक कृषि यूनिवर्सिटी भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेशनल पार्क है, आपको पता है, दुधवा नेशनल पार्क, जो पीलीभीत शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। जबकि 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे आपको उत्तर प्रदेश में। सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व था दुधवा टाइगर रिजर्व ही था। ये 1987 में टाइगर रिजर्व बना था। बाद में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। और एक आपको मिलेगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। बिजनौर उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो टोटल 3
टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, एक तो दुधवा नेशनल पार्क, एक अमानगढ़ और एक नया बना है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो ये 3 टाइगर रिजर्व हैं और बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। समय के अभाव में चर्चा नहीं कर सकते हम। बखीरा जो पक्षी अभ्यारण्य है उसको लेटेस्ट वो दिया गया है, रामसर साइट का दर्जा दिया गया उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं दोस्तों, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद किन 2 राज्यों में है, क्योंकि अभी हाल ही में सुर्खियों में था। पंजाब मध्य प्रदेश, पंजाब हरियाणा, पंजाब उत्तराखंड, पंजाब हिमाचल उत्तराखंड। तो पंजाब और मध्य प्रदेश का कहीं से हो ही नहीं सकता। पंजाब हरियाणा, जी हाँ ये सही आंसर है। पंजाब उत्तराखंड भी नहीं है, पंजाब हिमाचल उत्तराखंड भी नहीं है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। पंजाब और ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। पंजाब और हरियाणा के बीच में सतलज नदी और यमुना नदी को लेकर विवाद चल रहा है, क्योंकि सतलज नदी और यमुना नदी को मिला के एक नहर बनाई गई है, सतलज यमुना लिंक नहर। इससे परियोजना चलाई जा रही है। और क्या है कि पंजाब जो स्टेट है वो हरियाणा को पानी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा मानना है मनोहर लाल खट्टर जी का। क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उनकी ये शिकायत है कि हरियाणा को पानी नहीं दे रहा है पंजाब, जबकि पंजाब का ऐसा मानना है कि हमारे पास पानी नहीं है। तो ऐसे में ये विवाद काफ़ी पुराना है और ये विवाद अब सुर्खियों में था। हाल ही में मनोहर लाल खट्टर जी ने और भगवंत मान जी ने दोनों ने बैठक की, लेकिन बैठक बेनतीजा रहा। इसलिए आपके सवाल में पूछा जा सकता है कि सतलज यमुना लिंक नहर किन 2 राज्यों के बीच में विवाद का कारण है। बाकी चलते चलते दोस्तों एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी, समय कम है। 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य बने और इनका जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो आज भी चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, एक संयुक्त हाई कोर्ट है। इनकी राजधानियों की बात करें कि राजधानी भी संयुक्त है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी तो यही है, आपको पता है। और अंतिम सवाल है दोस्तों कि भारतीय सेना ने कितने बैंकों के साथ अग्निपथ योजना के लिए समझौता किया? आंसर है बी 11। इसका सही आंसर 11 है। समय कम होने की वजह से हम चर्चा नहीं कर सकते हैं, वरना हमने पंजाब और हरियाणा से संबंधित बहुत सारे पहलू पे चर्चा करने की कोशिश की थी कि हम पंजाब और हरियाणा पे चर्चा करेंगे, उसके नेशनल पार्क, उसके वर्ल्ड वाइड सेंचुरी, उसके, बट समय की वजह से नहीं कर सकते। इसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। सेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो दोस्तों, अगर उपयोगी हो आप लोगों के लिए, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं अब तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए DCIS इंस्टीट्यूट। अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ भी सब्सक्राइब करवाइएगा। तो आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।